तो बजट के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं। बजट से पहले कुछ डेटा आते हैं और बजट जो होता है उन डेटा का यूज करता है। तो बजट जो है, चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन पहले बोलते चले जाइए। ये बजट कॉन्स्टिट्यूशन का किस आर्टिकल के परसुवेंस में आता है? किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सरकार को बनाना पड़ेगा? आर्टिकल नंबर। आतुफा। 110. पूजा। क्या? सर 112. हाँ तो सही, 12. ठीक है। तो 112 जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू बजट। तो हमको फिर आप लोग ये बता दीजिए कि कौन सा ये आतुफा बोलते 110। 110 में क्या है? कौन कौन बताएगा? 110। काजल। मनी बिल सर। सही है, इट इज रिलेटेड टू मनी बिल। तो खैर हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को क्या बोला गया है? नेहा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको बोला गया एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारा का सारा बात है। बात ये है कि जो कोई बजट है वो बजट कमिंग फिनेंशियल ईयर के लिए, कमिंग यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए एक एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो जब वो प्रिपेयर करता है तो वो कई सारे फॉरकास्ट किए गए होते हैं, कई सारे एलोकेशन किए जाते हैं कि किस किस फील्ड में कितना कितना एलोकेशन किया जाएगा। तो ये जो डेटा होता है, बजट का जो डेटा होता है, बजट का डेटा बेस्ड होता है सम डेटा विच एनएसओ प्रिपेयर्स। तो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा प्रिपेयर करता है उसमें से एक है एडवांस एस्टिमेट। आपको पता है कि आरबीआई भी जीडीपी का एस्टिमेशन करती है और एनएसओ भी करता है। तो एनएसओ का जो डेटा होता है, तो अगला सॉरी, ये जो फिनेंशियल ईयर जो बीत रहा है, अभी जो बीत रहा है, ये बजट का पॉइंट अगर ये है, ये बजट का पॉइंट है ये, और ये साल के लिए बजट बनेगा। तो पिछला साल के लिए, पिछला जो बीता हुआ साल है उसके लिए जो एनएसओ है वो एक डेटा प्रिपेयर करता है जो बजट से ठीक पहले उस डेटा को दिया जाता है। तो सोचिए यहाँ पर एक डेटा आता है, दिस इज एडवांस एस्टिमेट। तो दो एडवांस एस्टिमेट आते हैं। पहला जो आता है वो जनवरी 7 को आता है और दूसरा जो आता है दैट इज फरवरी 26 को आता है अक्सर। तो पहले तो सेकंड एस्टिमेट जो आता था उसके बाद ही बजट बनता था, बट अब तो फर्स्ट एस्टिमेट के बाद ही बजट बनना शुरू हो जाएगा। तो एक जनरल आइडिया जो होता है इकोनॉमी के बारे में, वो इकोनॉमी के बारे में एक आइडिया सरकार को मिल जाता है कि क्या पोजीशन होने वाला है। तो जो डेटा यूज होता है फर्स्ट एस्टिमेट में, दैट इज ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ करंट फिनेंशियल ईयर। तो करंट फिनेंशियल ईयर जो होगा, जो यहाँ से शुरू हुआ था, दैट इज 1 अप्रैल टू 31, यहाँ तक मान लीजिए। तो ये जो यहाँ तक का है डेटा, यहाँ तक का एस्टिमेट किया जाता है। एडवांस एस्टिमेट क्यों, समझ लीजिएगा। एडवांस एस्टिमेट इसलिए क्योंकि अभी अभी फिनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और एक एस्टिमेट दे रहे हैं फिनेंशियल से पहले ही। तो दिस इज एडवांस। कुछ बातें हो चुकी हैं और कुछ बातें होंगी। तो लेकिन पूरा 31 मार्च तक का डेटा लेकर के आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एडवांस्ड एस्टिमेट। तो
इसमें जो 7 मंथ का डेटा है वो यूज किया जाता है और फिर प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी यूज किया जाता है। 7th मंथ का डेटा प्लस प्रीवियस रिकॉर्ड। मान लीजिए कि ये हो गया, बन रहा था 1920 के लिए, 2021 के लिए, तो 2021 के लिए बन रहा है। 2021 में फर्स्ट 7 मंथ के डेटा आ गए हैं, तो पूरा 12 मंथ का कैसे निकालेंगे? तो फिर देखेंगे 1920 में जो 1920 का तो जीडीपी हम लोग को पता होगा कि जीडीपी एक्चुअली कितना था, क्योंकि 20 तो उसी समय खत्म हो गया, दैट इज 31 मार्च को, 20 का 31 मार्च को, तो अभी तक में उसका कंप्लीट डेटा हमारे पास आ जाता है। तो सोचिए आपकी कंप्लीट डेटा इज, हम ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, एज एक्स, complete data for complete GDP data for 1920 is X। और हम जब देखते हैं कि 1920 में फर्स्ट 7 मंथ जो था, फर्स्ट 7 मंथ वो था x/2। मान लीजिए ऐसा, फर्स्ट 7 मंथ में x/2 जीडीपी का आधा देखा जाए तो अचीव हो गया था, और अगला 5 महीना में भी आधा अचीव हुआ, मतलब कि 6 मंथ का नहीं बना, 7 मंथ में हाफ प्रोडक्शन हुआ और अगला 5 मंथ में ही हाफ हो गया। ऐसा होता है, मान लीजिए कि सेकेंड हाफ में इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करती है, तो फिर क्या किया जाएगा, इस 7 मंथ का जो डेटा आया है उसको डबल कर दिया जाएगा। 7 मंथ का डेटा 2021 का ऑलरेडी आ चुका, तो एडवांस एस्टिमेट में बाकी 5 मंथ के लिए उसको डबल कर देंगे कि इतना एडवांस एस्टिमेट है, ठीक। तो हिस्टोरिकल फिगर को यूज करते हैं। पहले क्या रहा, अगर मान लीजिए पहले ऐसा होता कि 7 मंथ में 1/4 ही जीडीपी आता है, 3/4 आता है वो लास्ट 5 मंथ में आता है, तो फिर वैसे ही कैलकुलेशन किया जाता जैसे पहले चल रहा है। तो हिस्टोरिकल फिगर आप बता सकते हैं कि अगर इसको अभी इस तरीका को यूज किया जाए, इस पर्टिकुलर तरीका को, तो क्या जीडीपी का इस साल सही कैलकुलेशन होगा? अगर ये तरीका से काम करेंगे तो क्या जीडीपी का सही कैलकुलेशन होगा? 1 मिनट होल्ड रुकिए। अनिमेश, सर कैलकुलेशन सही नहीं होगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए। सना क्या बोल रही है? सर हम भी यही बोलते हैं कि कैलकुलेशन सही नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर का लेके फिर किया गया है। क्या बाकी साल, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन, कि क्या बाकी साल कैलकुलेशन सही होते होंगे या हर साल ही कैलकुलेशन खराबी होता होगा? सर जब पूरा डेटा आ जाता होगा तो फिर उसको करेक्ट कर लेते होंगे ना, जैसे 1920 का अगर फिर नहीं पूरा नहीं, डेटा वो नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझी। आप थोड़ा, आपसे रुक के बात कर रहे हैं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझी। हम ये बोल रहे थे ना कि करेक्शन तो माइनर माइनर होते होंगे ही, माइनर माइनर, तो क्या इस बार भी वैसे माइनर करेक्शन ही होंगे? जैसे ट्रेंड अगर पकड़ लिए है कि हर साल ट्रेंड क्या है, एक बार पकड़ लिए कि पिछला साल जो था वो 7 मंथ में हाफ प्रोडक्शन हुआ था, नेक्स्ट 5 मंथ में हाफ प्रोडक्शन हुआ, ट्रेंड पकड़ लिया है, तो क्या ट्रेंड इस साल भी वैलिड होगा, ये पार्टिकुलर ट्रेंड? सर इस साल का स्पेसिफिक पूछ रहे हैं? हाँ। नहीं, इस साल का नहीं होगा हमको। क्यों नहीं होगा? सर कोविड की वजह से। अच्छा अच्छा, एक्सेप्ट किए। आकांक्षा, कोविड की वजह से क्या? ये बोल रही कोविड की वजह से, क्या आप एग्री कर रही हैं? और एग्री कर रही है तो क्या ऐसा कोविड में कर दिया है? क्या क्या ऐसा कैसा ट्रेंड होना होगा एक्चुअली, कैसे डेविएट कर जाएगा नॉर्मल से? सर इमरजेंसी है तो पैसा निकला होगा, तो जिस वजह से जो अकाउंट में नहीं लिखा होगा वो भी माइनस हो गया होगा, इसीलिए। नहीं,
नहीं नहीं हुआ। अनिमेश, सर इस बार ट्रेंड अलग है, स्टार्टिंग में बहुत बहुत ज्यादा कम था ट्रेंड, मतलब जो ग्राफ जा रहा था स्टार्टिंग से नीचे ही जा रहा था, क्योंकि 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो वहीं से ईयर का स्टार्टिंग से नीचे जा रहा है, अचानक से बूम आया, तो वैसा तो पहले ट्रेंड में दिखना नहीं है, तो इस बार थोड़ा अलग है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो है आप लोग को समझा रहे बाकी लोगों को, देखिए ये साल पहले क्या होता था, सोचिए आप थोड़ी देर के लिए कि ये एक लाइन आप लीजिए, दिस इज पार्ट ऑफ द ईयर, दिस इज फर्स्ट 7 मंथ और दिस इज नेक्स्ट 7 मंथ 5 मंथ। पहले क्या होता था, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले यहाँ पर जो जीडीपी एक्यूमुलेट करता था, आप सामान जो बनाते थे मॉनेटरी वैल्यू, वो मॉनेटरी वैल्यू इतना मॉनेटरी वैल्यू होता था, और अगला 5 मंथ में भी हम ये होता था या नहीं होता था, बट हम बता रहे हैं कि एक शीन दे रहे हैं, अगर होता हो और अगला 5 मंथ में भी उतना ही प्रोडक्शन हो जाता हो, यानी कि दोनों जो है ये बराबर प्रोडक्शन दे रहे हैं, से पहला 7 मंथ और नेक्स्ट 5 मंथ। तो इस बार जो कैलकुलेशन होगा इस साल का, फिर इस साल है, इस साल भी उसी तरह से लेते हैं, इस साल भी फर्स्ट 7 मंथ का हमारे पास डेटा आ चुका है। अच्छा, तो आप यहाँ पर तो समझ ही गए होंगे कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो जीडीपी यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा है कि आगे क्या होगा। मतलब एक्चुअली ये डेटा पुराना, चलिए बात वैसे छोड़ते हैं, ये ऐसे ही था। तो टोटल ईयर का जीडीपी क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्शन हो चुका, इस साल का प्रोडक्शन जो भी है, प्रोडक्शन सोचिए यहाँ पे अभी इतना बना रहे हैं, इतना प्रोडक्शन। अब क्या है, अब अगला साल अभी बीता नहीं है, लेकिन वो तो आएगा, तो अभी आया नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं हम लोग और बोल रहे हैं कि पूरा साल में कितना होगा, तो ये ए है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ए प्लस ए भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बोथ आर सेम फिगर, बी इज इक्वल टू ए ही है, तो 2 ए निकल के आया था, तो यहाँ पे सोचिए बी प्रोडक्शन हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा जीडीपी का इस बार, अच्छा अगर नॉर्मल ईयर होता, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉर्मल ईयर होता तो ये पुराना ट्रेंड है, इस साल यहाँ पे आप खड़े होकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पूरा साल में कितना प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर आप क्या प्रेडिक्शन करते, कौन कौन बता रहे हैं, नॉर्मल अगर होता तो क्या प्रेडिक्शन होता। पूछा 2B। नेचुरली बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2B, ये 2B हम मानते हैं, क्योंकि पिछला साल में अगर फर्स्ट 7 मंथ का मतलब हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर तक में लोग बना देते हैं ए, तो हमको पता है कि नवंबर से लेकर के मार्च तक लोग फिर उत्तम बना देंगे। तो यहाँ पे भी हम वही एक एस्टिमेट कर लेंगे कि अगर बी बनाए हैं तो फिर बी बना देंगे, तो बी बना देंगे मतलब प्रोडक्शन, तो जीडीपी हो जाएगा 2B। लेकिन ये साल ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पिछला इस साल में जो फर्स्ट 7 मंथ के प्रोडक्शन है अगर बी है, तो हमको बताइए एस्टिमेट कैसा होगा, थोड़ा सोच के बताइएगा। एस्टिमेट जो होगा वो 2B होगा या 2B से ज्यादा होगा या 2B से कम होगा, आप लोग बताइए। जो एस्टिमेट होना चाहिए वो 2B से ज्यादा होना चाहिए या 2B से कम होना चाहिए। इस साल एक कोविड ईयर रहा, तूफा 2B से कम होना चाहिए सर, क्योंकि प्रोडक्शन तो डिक्रीज हुआ होगा। अच्छा, आकांक्षा क्या बोल रही है? कम होगा सर। कम होगा। पूजा बोल रही है कुछ?
हाँ सर, कम होगा 2B से। अनिमेश, सर ज्यादा होना चाहिए क्यों? क्योंकि बी तो छोटा है। छोटा है तो क्या हो गया? तो अभी लॉकडाउन जैसे ही खुला तो इकोनॉमी तो बूम होने लगा, तो बी से तो हाँ, ज्यादा देखिए ही आप लोग नहीं समझ होगा। पाए थे बात को, ठीक है, दैट इज करेक्ट। देखिए आप लोग नहीं समझ पाए बात को। फर्स्ट 7 मंथ में मोदी जी आकर के लॉकडाउन करवा दिए थे। लॉकडाउन जो था वो मार्च 24 से शुरू हो गया और इकोनॉमी का बुरा हाल रहा। तो अगला 5 मंथ में लॉकडाउन खुला है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो लोग जो इस बार प्रोडक्शन करेंगे वो चांस रहेगा कि 20 से कई गुना ज्यादा कर देंगे प्रोडक्शन। बल्कि अगर देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन पिछले साल हुआ था करीब करीब वही प्रोडक्शन यहाँ भी हो जाएगा। एक एस्टिमेशन हो सकता है कि अगला 5 महीना में इकोनॉमी खुल चुका है, लोग काम कर देंगे, उतना पिछले साल के आसपास कर देंगे। तो बी यहाँ पे कई गुना होने वाला है, ये मतलब बी का कई गुना सेकंड हाफ में होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी ओपन हो चुका है। तो पिछले साल तक जैसे प्रेडिक्शन करते थे, इस साल वैसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इस साल प्रेडिक्शन जो होगा हमारा वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा मतलब कि इस बार क्या किया गया है एडवांस एस्टिमेट में कि पिछले साल का जो प्रोडक्शन था करीब करीब उसी को पुट कर दिया गया है। क्योंकि अगर पिछला साल जैसा एस्टिमेशन करते तो इस बार बुरा हाल रहता इकोनॉमी का। मतलब कि आप देखें ना, फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्या था, वो -23.9। सेकंड क्वार्टर में थोड़ा रिकवरी किया ना, 7.5 माइनस में चला गया, मतलब थोड़ा रिकवरी किया है। तो रिकवरी अगर नहीं हम जोड़ेंगे रिकवरी को, तो पहला हाफ में अगर 15% का अगर डिक्लाइन जा रहा है, तो अगला क्वार्टर में भी हम बोलेंगे 15% डिक्लाइन जाएगा, तो ओवरऑल जो हो जाएगा पता चलेगा कि 15% हमारी इकोनॉमी पीछे गया। लेकिन उतना पीछे जाने वाला है नहीं, पीछे वो -6% तक ही जाएगा, क्योंकि रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे करके। किसी को कोई डाउट है? हाँ निमेश बोलिए। ये जो मार्क्ड पार्ट है ना, ये हम नहीं समझे, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या शॉर्ट में। क्या क्या चीज? यहाँ पे मार्क किए है ना येलो लाइन से स्क्रीन पे, हाँ, ये वही वाला वही चीज हम यहाँ पे भी दिखाए हैं, वो सेम नहीं चीज। सर, हम थोड़ा कंप्यूटर पे थे नहीं, हम कहीं और थे, हम हम तो सुने नहीं सर। यहाँ पे वो बात को बता दिए हैं। जो अगर ये वाला आप समझ गए हैं तो हो गया, वो कंप्लीट हो गया, उसी लाइन पे। अच्छा ठीक है सर, हाँ क्लियर है तब से। हाँ, तो ये जो है ये बात। अच्छा, एक बात पूछेंगे और कौन कौन है जिसको बात समझ में आ गया? हमको ज्यादा बेटर पिक्चर मिलेगा इसमें। तो बड़ा ग्रुप है जो बिल्कुल नहीं समझ पाया बात को। तब सर हमको आधा आया आधा नहीं आया। खुद तो समझाना पड़ेगा फिर। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन हम पूछ लिए कि हमको पता चल गया कि आप लोग नहीं समझ पा रहे। अच्छा एनीवे, कोशिश करते हैं फिर। सर स्टार्टिंग में हम भी नहीं थे तो वही बताया ना, नीचे जो बताए हाँ, वही बात तो वही किए थे। तो समझ आ गया। अच्छा, फिर भी बड़ा ग्रुप दिख रहा है जिसको समझ में नहीं है। एनीवे, हम थोड़ा सा बात करते हैं अब। और एक बात समझिए, अब हम समझा रहे हैं बिल्कुल दूसरा तरीका से। आप केवल और केवल खुद का काम लीजिए। आप क्या करते हैं कि आपका काम पढ़ाई करना, मानते हैं दिस इज ए प्रोडक्शन, मान लेते हैं कि दिस प्रोडक्शन। आप पूरे साल में 400 पेजेस को याद कर जाते हैं, ये कर जाते हैं। साल के लास्ट में 400 पेज का टेस्ट देते हैं और उसमें 100% मार्क्स लेकर के आते हैं, 400 पेजेस। तो आपसे कोई 7 मंथ के बाद पूछता है कि कितना पेज पढ़ लिए है, तो आप लोग बोलते हैं कि 200 पेज पढ़ लिए है। फर्स्ट 7 मंथ में 200 पेज पढ़ लिए है। फिर वही पर्सन जो पूछता है आपसे मार्च का लास्ट में कि कितना पेज हुआ, तो आप बोलते 400 पेज पढ़ लिए। तो एस्टिमेट करते रहे, इससे तो जब पहला 7 महीने बीता था तो 200 पेज ही पढ़ी थी या पढ़ा था, और अगला जो 5 महीना में 200 और ऐड हो गया। अच्छा, ये तो मतलब ऐसा समझना पड़ेगा। अगला साल फिर आता है पूछने के लिए, ठीक 7 मंथ के बाद कितना पेज हुआ,
आप बोलते हैं इस बार तो हम पढ़ लिए हैं 300 पेजेस, तो फिर वो मार्च में आपसे पूछता जरूर है, बट उसको अंदर में आइडिया है कि अगला 5 मंथ में 300 हो गया होगा। बोलते कितना हुआ, तो आप बोलते हैं हाँ 300 हुआ, तो 600, यानी फर्स्ट 7 मंथ में आप स्लो चलते हैं, अगला 7 मंथ एग्जाम है ना, तो एग्जाम में फास्ट और स्लो करके थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। अब क्या होता है आगे कि फर्स्ट 7 मंथ में आपके गार्जियन जो होते हैं वो किसी बात पे भड़के हुए, पढ़ाई लिखाई बंद, घर का काम करो। तो घर का काम करो तो आपका बुक अगर लॉकडाउन हो गया, बुक अगर को बंद कर दिया गया, बोले जाओ घर का काम करो। लड़के हैं तो बाहर जाकर के कुछ कुछ कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं, लड़कियां हैं तो उनको भी कुकिंग कराए, मान लेते हैं हमारा सोशल बायस जो है। तो ये जो है वो 7 मंथ के बाद पूछा जाता है कितना पढ़े, तो पता चला कि 50 पेजेस। 7 मंथ के बाद आपके गार्जियन जो होते हैं बोलते हैं लॉकडाउन खत्म हो गया, लॉकडाउन जो करना है मर्जी करो। तो अब जो हमारा एस्टिमेशन होगा, अगर वो कोई पर्सन सोचा फर्स्ट 7 मंथ में 50, तो अगला 5 मंथ में 50, तो क्या ये उसका लॉजिक सोचेगा कि अगला 5 मंथ में 50, क्या उसका लॉजिक सही होगा? अब ये क्वेश्चन आप बता दीजिए। भारती, नो सर, क्यों? क्योंकि सब कुछ खुल गया तो वो बुक्स लेकर आ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये इसका मतलब पढ़ाई ज्यादा हो पाएगा, तो पिछले के ट्रेंड जो है वो पीछे के ट्रेंड नहीं चलेंगे। वही इकोनॉमी में भी है। इस बार इकोनॉमी में जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें फर्स्ट 7 मंथ का को के बेसिस पर आगे का नहीं किया गया है। ये देखा गया कि पिछले साल 5 मंथ में क्या प्रोडक्शन हुआ था, वो ऐसा एस्टिमेशन है कि इस बार 5 मंथ में वही प्रोडक्शन फिर से हो जाएगा। यानी वो 300 पेजेस याद कर लीजिए जो 5 मंथ में पढ़े थे पिछले साल, तो वो 300 को जोड़ देंगे, 50 प्लस 300, तो वो ओवरऑल तो आपका कमी जरूर होगा, ओवरऑल पूरा साल भर में कमी जरूर होगा, लेकिन फर्स्ट 7 मंथ के मुकाबले जो नेक्स्ट 5 मंथ का परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ज्यादा होगा, पहले सालों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बाकी तो कुछ कुछ पढ़िएगा, यहाँ पे जो मेरा काम का है बता दे। जो एक्स्ट्रापोलेशन जो वर्ड है ना, एक्स्ट्रापोलेटेड का ही मतलब होता है कि फर्स्ट 7 मंथ का डेटा आ गया, फर्स्ट 7 मंथ का, तो अगला 5 मंथ में आप कैसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। अगर आप 5 मंथ में एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है वो इस डेटा को वहां पे पुट करके कैसे आप डेटा निकालेंगे। तो इस बार जो हुआ है यहाँ पे जो हम बोले कि इस बार कैसे डेटा निकाला गया, इस बार डेटा निकालने का तरीका थोड़ा अलग रहा है। तो अब जीडीपी का ग्रोथ रेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी बता दे कि हमारा एक क्वेश्चन आप लोग ये बता सकते हैं कि बोला जा गया था कि इंडिया जो है ये रिसेशन में है, इंडियन इकोनॉमी। कब बोलते हैं किसी इकोनॉमी को कि इट इज इन रिसेशन? पूजा, सर अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ईयर में अगर नेगेटिव में हो ग्रोथ रेट। ठीक है, क्वार्टर ऑफ ईयर, तो ये अगर एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स में अगर लगातार किसी 2 क्वार्टर में नेगेटिव अगर में जीडीपी जा रहा हो तो बोलते हैं कि ये रिसेशन में आ गया है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव? ये नेगेटिव का मतलब क्या है, कौन समझा रहे हैं? नेगेटिव में अगर हो जाए तो बोलते हैं कि ये रिसेशन में है। व्हाट इज नेगेटिव? यह नेगेटिव क्या है? अनिमेश बोलिए। सर लास्ट सेम क्वार्टर में जितना ग्रोथ हुआ था उस हिसाब से अभी कितना ग्रोथ हुआ है? अगर ग्रोथ कम हुआ है तो कंट्रैक्शन हुआ है, अगर ग्रोथ ज्यादा हुआ है तो वही एक्सपैंड हुआ है।
नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है। पूजा। सर वही प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं, अगर नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या कम, कंपेयर करेगी? सर यही सर ग्रोथ रेट मतलब प्रोडक्शन। सर दोनों एक बात नहीं है, ग्रोथ रेट और प्रोडक्शन अलग अलग चीज है। क्या कंपेयर करेगी? जीडी सर कंफर्म नहीं। अच्छा, अन्वेष फिर से ट्राई करेंगे, कीजिए। प्रोडक्शन सर। अच्छा ठीक है, अभी सही है। टोटल जो पिछला साल का गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू था, पिछले साल का गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू था, अगर उससे कम मॉनेटरी वैल्यू होता है तो दैट इज नेगेटिव ग्रोथ। मान लीजिए आप पिछले साल 600 पेजेस पढ़े थे और आपको पर पेज पढ़ने के लिए 10 रुपये मिलते हैं, तो आपको 6000 रुपये मिले थे एक साल में। और आप क्वार्टर में आ जाइए, एक क्वार्टर में सोचिए आप 200 पेज पढ़ते हैं और 200 पर पेज आपको 10 रुपये मिलते हैं, तो एक क्वार्टर में आप 2000 रुपये कमाए। और अगला साल का क्वार्टर में क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर में आप 2100 पेज पढ़े तो आप 1000 रुपये कमाए। तो आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव में जगह 50%। 50% क्यों? क्योंकि देखते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू बढ़ा कि घटा। मॉनेटरी वैल्यू घटा, दैट इज नेगेटिव। तो लगातार 2 क्वार्टर में आप नेगेटिव परफॉर्मेंस दिए हैं, तो दिस इज अ रिसेशन। दो लगातार, तो टेक्निकली वी आर इन अ रिसेशन। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग रिसेशन में हैं और बाकी इसमें कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या डेटा क्या क्या है, तो डेटा में हम नहीं जा रहे हैं, डेटा आप लोग पढ़िएगा कि क्या है। अगर समझने का कुछ बात है तो जीडीपी का ग्रोथ रेट के बारे में बात किया है, क्या हुआ है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ जीडीपी, मतलब टोटल वैल्यू। ग्रोथ और वैल्यू में फर्क होता है, यहाँ वैल्यू की बात कर रहा है, वैल्यू। तो टोटल वैल्यू के बारे में बात किया, पर कैपिटल जीडीपी के बारे में बात किया है। तो पर कैपिटल जीडीपी मतलब कि जितना टोटल जीडीपी है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद आएगा एब्सोल्यूट लेवल ऑफ रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये एब्सोल्यूट वाला में अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलिए, कोई बता सकते हैं व्हाट इज दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड? ये जीडीपी से कैसे डिफरेंट होता है? जीडीपी से कैसे डिफरेंट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड? नो आइडिया। ओके, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूजा बोलिए। सर ये फाइनल गुड पे नहीं लिया जाता है? उससे उतना पता नहीं चल रहा पूजा, बात तो ठीक बोल रही है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा डिफरेंस बहुत ज्यादा। अच्छा, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। बात यह है ना कि सोचिए आप, हम क्या होता है ना कि जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, मतलब कितना फाइनली प्रोड्यूस हुआ, तो बीच के लेयर को नहीं लेते हैं। तो प्रोडक्शन कोई कंपनी जो है वो 100 लीटर पेट्रोल का की है, पेट्रोल। तो मार्केट में देखेंगे पेट्रोल का दाम कितना है, तो मार्केट में पेट्रोल का दाम जो है वो 90 रुपये है। पिछले साल भी 100 लीटर की थी पेट्रोल, लेकिन मार्केट में जो दाम था वो 70 था। तो इस बार का तो जीडीपी आ गया ना 9000, इस बार का आ गया 7000, लेकिन रियलिटी में ये तो मिसलीडिंग फिगर है। एक्चुअली पेट्रोल तो उतने ही बनाए थे, तो क्यों बढ़ गया? यहाँ में हम महंगाई के बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं सरकार टैक्स लगा दी। तो सरकार टैक्स लगा दी 20 रुपये एक्स्ट्रा, तो जीडीपी बढ़ गया। तो अगर अब टैक्स का इफेक्ट को खत्म कर देंगे, यानी कि टैक्स जितना भी यहाँ पे भी टैक्स लगाई थी, यहाँ पे 20 रुपये टैक्स था और यहाँ पे 40 रुपये टैक्स था, तो आप इसमें से 20 माइनस कर दीजिए मतलब 50, और इसमें से कर दीजिए 40 माइनस मतलब 50। अब कैलकुलेट कीजिए तो जो फिगर निकल करके आएगा दैट विल बी जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये होता है हमारा इफेक्ट खत्म करते हैं टैक्स का। तो टैक्स हटा देंगे अगर तो जीवीए बन जाएगा, क्योंकि जब कभी आप कैलकुलेशन करेंगे किसी भी चीज का प्राइस आप लेंगे तो उसमें तो टैक्सेज भी होते हैं।
अब एक और एंगल लीजिए, गैस सिलेंडर जो है सरकार वो छोड़िए, यूरिया लेते हैं, यूरिया का बोरा लाते हैं। यूरिया का बोरा जो है वो बिक रहा है मार्केट में, यूरिया का बोरा जो बिक रहा है वो 500 बिक रहा है, 500 बिक रहा है। बट अगर देखा जाए सरकार इसमें सब्सिडी नहीं दे सरकार, तो ये जो बोरा होगा वो बिकेगा 2000 में। तो 10 पैकेट बना था देश में, तो जीडीपी निकल के क्या आया, 10 पैकेट बना, तो 10 पैकेट बना मतलब 5000। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली बना जो है, अगर उसको आप देखेंगे वैल्यू, वो काम किया है 2000 का। सरकार सब्सिडी देके वैल्यू कम करती तो क्या कर सकता है कोई। तो हम क्या करेंगे कि सब्सिडी जो होगा, वो सब्सिडी का जो इफेक्ट होगा, मतलब सब्सिडी उसमें जोड़ देंगे, मतलब 500 प्लस सब्सिडी 1500, तो 2000 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 20000 हो जाएगा जीडीपी। तो जब हम लोग टैक्स का इफेक्ट, टैक्स और सब्सिडी के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवीए। तो जीवीए में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग टैक्स जो होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो टैक्सेज उस पर लगे थे, और जो सब्सिडी दिया गया उसको जोड़ देते हैं, तो दैट इज जीवीए। तो जीवीए में टैक्स नहीं होता। और कोई बता सकता है रियल का क्या मतलब है, व्हाट इज रियल? अनिवेश, इन्फ्लेशन का इफेक्ट को कैंसिल करके इन्फ्लेशन को अगर माइनस कर देंगे, यानी कि एक बेस ईयर रख लेंगे, उस साल जो प्राइस था, हर साल को का प्राइस नहीं कैलकुलेट करेंगे। सोचिए 11-12 का प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, तो 11-12 का प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, 12-13 के लिए भी, 13-14 के लिए भी। तो दाम कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन दाम तो एक ही दाम से सबका कैलकुलेशन कर रहा है। तो आपका अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो ज्यादा वैल्यू निकलेगा, और प्रोडक्शन कम हुआ है तो कम वैल्यू निकलेगा। दाम के चलते, कि दाम बढ़ गए थे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाए थे कि यहाँ पे 100 लीटर ही प्रोडक्शन हुआ, लेकिन चूंकि प्राइसेज बढ़ गए हैं, और इस कारण से अगर मतलब इन्फ्लेशन के इफेक्ट से अगर लग रहा हो कि जीडीपी बढ़ गया है या घट गया है, तो वो इफेक्ट को खत्म करते हैं। मतलब एक कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेशन करेंगे कुछ साल तक, जैसे 5 साल तक एक ही साल का वैल्यू लेंगे, तो वो पता चलेगा। अगर सोचिए 2 साल में डिफरेंस आया है तो प्रोडक्शन के कारण होगा, प्राइसेज के कारण नहीं होगा, क्योंकि प्राइसेज कांस्टेंट कर दिए। तो बोलते हैं रियल मतलब एट कांस्टेंट प्राइसेज, नॉट फ्लक्चुएटिंग प्राइसेज। तो ये जो है दैट इज रियल। तो उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोग थोड़ा जीडीपी का एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला दीजिए। जीडीपी इज इक्वल टू नो आइडिया। ओके, अतुपा बोलिए। C plus I plus G plus X minus M। ठीक है, प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। सी, ये सी को लिखा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी वो 56% इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो सी के बारे में कुछ बात किया है कि सी का क्या पोजीशन है। फिर पर कैपिटा सी का क्या पोजीशन है। पर कैपिटा मतलब टोटल जो लोग खर्च किए उसमें डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा हो जाएगा। उसी तरह जी का बात किया हुआ है, जी आई का, आई मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि कंपनियां केवल प्रोडक्ट केवल कंजम्पशन के नहीं बनाती हैं, वो कई बार क्या होती है कि मशीनरी वगैरह जो होती है वो भी खरीदती है। तो मशीनरी वगैरह जो खरीदती है वो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए खरीदती है, तो वो कितना खरीदी है, दैट इज आई, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का क्या पोजीशन है वो भी इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा, समझ में तो आना चाहिए। अतुभा कुछ बोल रही है और? अच्छा, नो हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस समय यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि पहले, इसके पहले जो है कॉन्ट्रैक्शन कब कब हुआ है। तो 79-80 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 72-73 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 65-66 में उल्टा साइड से करें तो 57-58 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ
फिगर दिया है -1.2, 65-66 में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मतलब इकोनॉमी पिछले साल की तुलना में खराब परफॉर्मेंस की थी। तो इसमें बात उठाया है राइटर कि जो खराब परफॉर्मेंस हुआ था वो किस कारण से हुआ था। तो वो जो कारण है वो कारण मेनली है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे। कभी किसी साल बाढ़ आ जाए, ड्रॉट हो जाए, पेस्टिलेंस कुछ भी हो जाए, तो ऐसे केसेज में जो प्रोडक्शन होंगे मार खाएंगे। तो उसमें जैसे हम बोला है कि भारत जो है वो इंडिया को ड्रैग किया था। कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर सब बोलते हैं, गांव के लोग और शहर के लोग के लिए बोलते हैं। तो ये भारत जो इंडिया को ड्रैग किया था, भारत का प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर इंडिया का पूरा जीडीपी जो है वो गिर गया। और इस बार जो कंस्ट्रक्शन हमारा हुआ है इसमें उल्टा हुआ है। इसमें एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, पॉजिटिव साइड में ग्रोथ रेट रहा है, और बाकी जो है वो इंडिया दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सब वो ड्रैग किया है। तो एक क्वेश्चन राइटर उठाया है कि आखिरकार जब एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म किया तो फिर जीडीपी क्यों नहीं उठ गया? जब उस समय एग्रीकल्चर खराब परफॉर्म किया तो जीडीपी गिर गया। उस एक जमाना में इन दिनों जीडीपी गिर गया, लेकिन इस दौरान में एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म किया तो फिर जीडीपी तो बढ़ जाना चाहिए था। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ कि उस टाइम में एग्रीकल्चर थोड़ा खराब हुआ तो जीडीपी बुरी तरह से गिर गया, और इस बार एग्रीकल्चर थोड़ा सा अच्छा हुआ तो जीडीपी फिर भी गिरा रहा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि एग्रीकल्चर का इफेक्ट जो है वो उस टाइम में अलग था, इस टाइम में अलग है। पूजा बोलिए। सर उस टाइम जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था, तो उसका इफेक्ट भी। हाँ, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये जो था ना उस टाइम में आप बात करेंगे अगर 57-58 में, तो हम जितना कुछ प्रोडक्शन करते थे उसका करीब करीब आधा तो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था हमारा। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं थे, देखा जाए तो बहुत कम करते थे। हमारा टोटल वैल्यू जो हमको पैसा का रियलाइजेशन होता था वो एग्रीकल्चर से, हमारा देश का 50% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता था। तो नेचुरली जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हो, थोड़ा भी खराब हो जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा। अभी जो होता है इसका जो परसेंटेज है दैट इज 14.6% है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा मतलब एग्रीकल्चर संभाल नहीं पाया, भले अच्छा परफॉर्म किया। इस साल शायद इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ेगा, वो 16.3 हो जाएगा। अच्छा आप बताइए इस साल कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ेगा एग्रीकल्चर का? 14.6 था, इस साल क्यों बढ़ेगा? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का बढ़ जाएगा, क्यों? अनिमेश बोलिए। और दूसरी जगह प्रोडक्शन कम हुआ है। हाँ ठीक है, ये जो है ये लोग जो है ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब ये सारे के सारे यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसका प्रोडक्शन तो जारी है, एग्रीकल्चर है, और ये लोग अपना प्रोडक्शन को कम कर दिए हैं। तो इसका प्रोडक्शन तो ठीक, बट ये छोटे छोटे हो गए हैं, तो नेचुरली इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। की शिफ्ट रिकवरी, ये एक देखा जाए तो ए के लिए अच्छा आर्टिकल है, सोशल इक्वालिटी वगैरह के लिए। इसमें एक वी शिफ्ट रिकवरी तो आप लोग सुने ही। वी शिफ्ट रिकवरी का मतलब हो गया कि इकोनॉमी इस तरह से गिर के जाएगी गड्ढा में और फिर ऐसे उठ करके ऊपर चल जाएगी, दैट इज वी शिफ्ट रिकवरी। ये हमारी सरकार बोल रही थी कि वी शिफ्ट रिकवरी हमारा होने वाला है, जाएंगे उठ जाएंगे। अब तो देखेंगे हुआ कि नहीं हुआ, बट राइटर जो अगला राइटर है बोल रहा है कि हाँ इंडिया जो वो के शिफ्ट रिकवरी देख रहा है। के शिफ्ट रिकवरी में क्या है, आप इस पार्ट को भूल जाइए के का, तो समझ में आ जाएगा। के शिफ्ट रिकवरी में क्या है कि कुछ लोग जो होंगे दे विल बी बेटर ऑफ, उनके इनकम्स जो होंगे वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे कोविड के कारण, और कुछ लोग जो थे वो ठीक ठाक चल रहे थे, इसी तरह से चल रहे थे, लेकिन वो नीचे गिर जाएंगे। तो के बनेगा एक, तो कौन लोग ऊपर उठेंगे? देखिए इनइक्वालिटी बढ़ा है। जो लोगों का सर्विस गवर्नमेंट जॉब था या सिक्योर टाटा स्टील में जॉब कर रहे थे, बेटर प्लेस्ड थे, उनके ऊपर कोविड का कोई असर नहीं पड़ा, जीरो, क्या असर पड़ा? तो वो बेटर ऑफ हो गया। बेटर ऑफ एक और सेंस में हो गया कि खर्च इस दौरान में हुए नहीं है, वो बहुत सारा खर्च कर देते थे लोग, जिसको डिस्क्रिशनरी
एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जोमेटो और स्विगी, ओला बहुत कुछ है जो यूं ही लोग करते थे खर्च, तो वो भी कर नहीं पाए, घर से बहुत कम निकले हैं। तो उनके पास क्या हुआ, सरप्लस भी जनरेट हो गया है जिसको वो इन्वेस्ट करके और भी कमा पाएंगे। तो और जो लोग प्रिकैरियस सिचुएशन में थे पहले से ही, उनको परमानेंट लॉस ऑफ इनकम हुआ है, नॉट लॉस ऑफ इनकम बट परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। कई लोगों का जॉब ही छूट गया, परमानेंट लॉस। तो परमानेंट लॉस का मतलब हो गया कि वो जो है वो यहां से धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे, इनकम कम हो गया। तो इनका जो होगा ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डाउन साइड में जाएगा, एक ग्रुप है जो अप साइड में आएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाएंगे, और कुल मिलाकर के इनका जो बढ़ना है वो भी हमारा देश को कभी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग जो पैसा अगर बहुत ज्यादा कमाएंगे भी तो खर्च ज्यादा नहीं करते हैं, अपना इनकम का खर्च ज्यादा नहीं करते हैं लोग। इनकम का ऐसा नहीं कि पैसा जिस दिन पेमेंट मिला उसी दिन निकल गया और खरीदारी करने, ऐसा नहीं है, या जिस दिन कुछ भी इनका हाथ में पैसा आया। लेकिन जो गरीब है उसके हाथ में पैसा आया तो इतने सारे उसके काम है उसके पास कि वो खर्च करेगा, तो खर्च करने से इकोनॉमी थोड़ा बूम होता है। तो ये जो लोग होंगे अगर ये कमजोर रहेंगे तो पूरा इकोनॉमी पे कुल मिलाकर के नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ कुछ डेटा ले आया है, जैसे पैसेंजर व्हीकल जो है उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा है और बाइक का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। तो पैसेंजर व्हीकल का बढ़ना बता रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो अपना गाड़ी को छोड़ करके अब पैसेंजर व्हीकल में जाने वाले हैं। तो पैसेंजर व्हीकल खरीदा कौन, नेचुरली जो बेटर ऑफ है। तो ये सब जो है वो डेटा इसमें है, पढ़िएगा आगे। जो कोल माइंस होते हैं ना, वो कोल माइंस या आप लोग जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग भी वैसे ही हो जाएंगे बहुत हद तक। शुरुआत में बड़ा जोश रहता है बट धीरे धीरे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो होगा ये कि कोई सरकार बोलेगी काम आपको करना है, करवा देना है, इसमें ये नियम है। तो नियम ऐसे होंगे कि फाइल्स और पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि ये पर्सन जेन्यून है, इसी पर्सन का पैसा है, बट बायोमेट्रिक नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है वो जो कागज, अभी हम बायोमेट्रिक ड्राइंग में आपके, बट जब पेपर्स और नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काम जो होता है वो सेकेंडरी हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, इस तरह का फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, जब पेपर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काम से। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, पूजा से बात करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा है, कोई आदमी जो है वो उसका ऑफिसर है, आप उसका लाश आपके सामने में है, मरा हुआ है, लेकिन कुछ आपको सैंक्शन करना है कुछ भी, तो आप बोल रहे पेपर लाओ। तो वो आंख के सामने है सब कुछ बट पेपर इंपॉर्टेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ पूजा। सर यही लाल फीता स्याही है क्या? हाँ यही लाल फीता स्याही है, इसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। तो ये लाल फीता स्याही सरकार में बहुत जबरदस्त है, पहले बहुत ही ज्यादा था, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है बट है तो बहुत जबरदस्त फिर भी है। तो ये जो हो गया हमारा रेड टैपिज्म है। तो कोल माइंस का जब ये हो जाता है ना, कोल माइंस जब पार्टी को बिडिंग कर दिए जाते, दे दिया जाता, कोयला निकालिए, तो इनको करीब करीब 19 ऑफिसेज में जाकर के क्लियरेंस लेना पड़ता है। उसके बाद पेपर दौड़ने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से टेबल वहां, वहां से टेबल वहां। तो ये जो पेपर दौड़ने शुरू हो जाएंगे उसमें करीब करीब कुछ पार्टीज को 2-2 साल का टाइम लग जाता है पेपर मूव कराने में। तो सरकार अभी थोड़ा रिफॉर्म की है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, यानी इनको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिडिंग कर देंगे, सारे के सारे क्लियरेंस जो इनको होंगे वो एक जगह से मिल जाएंगे, मतलब फाइलें दौड़ेंगी बट इनको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस में जो कोल माइंस दिए जाएंगे वो जल्दी से थ्रू हो जाएंगे, यानी दिखने शुरू हो जाएंगे, काम जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एनपीए पर तो हम बात कर ही चुके हैं। ये जो आर्टिकल हम केवल इसलिए डाले हैं कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हो तो तुरंत समझ जाएंगे बात को, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो समझ जाएंगे। एनपीए का प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अभी एनपीए का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो कुछ महीने बीतने दीजिए, बैंक्स का एनपीए बहुत जबरदस्त रहेगा, सरकार परेशान रहेगी पैसा डालने के लिए। तो उसका एक हिस्ट्री इसमें दिया हुआ है, वो हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे अभी बहुत जल्दी, तो वो समझा देंगे। ये हिस्ट्री है, ये हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। पढ़िएगा, हम उसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। तो डिजिटल लैंडिंग पर आरबीआई एक वर्किंग ग्रुप बनाई है जो सजेशन देगी कि कैसे सिक्योरिटी लाया जाए डिजिटल लैंडिंग में, और उसका क्या पोजीशन है। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं, डिजिटल या डिजिटल लैंडिंग कर रहे हैं, उनके लिए। तो अभी डिजिटल लैंडिंग को लेकर के बड़ा ये था, अभी एक हंगामा चला था कि आप लोग पता नहीं उस ऐप उसको कवर किए या नहीं किए। ये हम लोग, आप लोग पढ़े क्या? अभी तो हर क्लास हम ले भी नहीं रहे हैं। तो आप लोग ये पढ़े कि ऐप वाला लोग कैसे लोगों को परेशान कर रहा है? ये पढ़ाया था शायद सर। पढ़ा थे तो अच्छा ठीक है। तो ऐप वाला जो आप लोगों को याद ही होगा कि ऐप वाले जो है वो ऐप, आप बहुत सारा ऐप, लोन ऐप आ रहा है, आप लोन ऐप में जाइए, लोन ऐप में तुरंत लोन ग्रांट कर देगा, लोन ग्रांट कर देगा, और 50,000 के आसपास तक। और उसके बाद कुछ दिनों तक आपसे अच्छा बिहेवियर रहेगा जब तक आप, और काफ़ी मतलब हेफ्टी इंटरेस्ट रेट में। और अगर आप डिफॉल्टर होने लगे तो पर डे 2,000, चाहे कितना भी अमाउंट लिए हो आप। और डिफॉल्ट होने के बाद वो लोग का भाषा भी बदल जाता है। बदलने के बाद वो लोग आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट वगैरह किसी तरह से निकाल लेता है, आपके रिलेटिव्स को मैसेज करना शुरू कर देता है। तो इसमें एक सुसाइड भी हुआ था हाल में। तो उसके लिए एक सरकार, आरबीआई एक ग्रुप बनाई है डिजिटल लैंडिंग को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन्फ्लेशन पर भी एक है डेटा। इन्फ्लेशन तो आप लोग को पढ़ा ही चुके हैं। डेटा देखिए, हम डेटा इसलिए दे रहे हैं कि आप याद कीजिएगा इसको बैठ करके कि कितना हुआ कितना हुआ। उसके लिए कभी किसी हालत में नहीं दे रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट के लिए दे रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है, कब कब कैलकुलेट होता है, और उसका बेस किस कंपैरिजन के लिए कौन सा पॉइंट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये सब टर्मिनोलॉजी के लिए कौन कैलकुलेट करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। फिर अभी जो है 14 मंथ में लोएस्ट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रहा है 14 मंथ में, यानी कि सामानों के दाम गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि फूड का जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है, खाने के सामान के दाम गिर गए हैं। उसी तरह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इधर नवंबर में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके पहले बीच में ग्रोथ हो गया था, अक्टूबर में ग्रोथ था। तो अक्टूबर में ग्रोथ था और फिर ये नीचे चला गया, यानी माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसे ये पता चलता है कि बीच में जो अपलिफ्ट हुआ था वो अपलिफ्ट हुआ था, उसका वो मतलब स्टेबल फेनोमेनन नहीं था, वो फिर से नीचे चला गया। तो क्यों? तो फेस्टिवल वगैरह के जो पेंट अप डिमांड रहे होंगे वो, और पेंट अप डिमांड और फेस्टिवल्स, तो इसके कारण से ये इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा बढ़ा होगा अक्टूबर में, फिर नवंबर में फिर नीचे आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड में चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। म्यूचुअल फंड आप लोग क्या, कोई बताएगा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? सना बोलिए। सर म्यूचुअल फंड में मतलब जैसे पैसा वो एक कंपनी टाइप रहती है, वो कौन सा कंपनी में पैसा लगाना है वो चीज देखती कि जैसे उसमें पैसा दे सकते हैं कि कौन सा कंपनी में अच्छा रहेगा पैसा लगाने से। तो मतलब कंपनी में कैसे पैसा लगाते हैं, मतलब कंपनी में पैसा कैसे लगाया जाता है? सर उसका बॉन्ड खरीद के या उसका शेयर्स खरीद कर, तो कौन सा कंपनी में हमको शेयर्स लेना है उसका वो मतलब।
ठीक है, एक्सेप्ट किए। तो ये जो होता है, हम किसी कंपनी का बॉन्ड या शेयर जब खरीदते हैं, जब खरीदने के लिए किसी कंपनी को पैसा दे देते हैं, दूसरी कंपनी को, कि तुम मेरा पैसा से खरीदे, और लाखों लोग पैसा उसको देते हैं, तो दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो शेयर में ज्यादा पैसा लगाते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट किस चीज में पैसा लगाएंगे? अच्छा अनिमेश, अच्छा बोलिए बोलिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कैश। थोड़ा सा और कुछ भी बोलना पड़ेगा, कोई और बोलेगा? कमर्शियल पेपर। मतलब नॉट ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स बट बॉन्ड्स ऑफ ए कंपनी, डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में पैसे लगाते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, और इसके लिए गवर्नमेंट बोलना जरूरी नहीं है। डिवेंचर बॉन्ड्स में लगाते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, जीसेक भी होते हैं, और प्लस कंपनियों के अपने जो बॉन्ड होते हैं उसमें भी पैसा लगाते हैं। तो ये जो है डेब्ट, ये होते हैं डेब्ट बॉन्ड। तो डेब्ट बॉन्ड, हाँ खैर, तो ये डेब्ट बेस्ड भी होते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी बेस्ड भी होते हैं, मिक्स होते हैं, कई तरह के होते हैं उनके पोर्टफोलियो। तो पहले क्या था ना कि अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छा एक आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई बूढ़ा आदमी है, रिटायर कर गया है, 70 साल का एज है, काफी पैसा है उसके पास, आप लोग से पूछता है कि कहाँ लगा दे पैसा, म्यूचुअल फंड में लगा दे, या पोस्ट ऑफिस में डाल दे, या बैंक पे एफडी कर दे। आपसे वो उसे एक सजेशन मांग रहा है कि अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, तो थोड़ा बताओ हमको क्या करना चाहिए, कहाँ पैसा डाल दे। तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे उसका पैसा के लिए? सब पोस्ट ऑफिस में डाल दे, मतलब क्या? पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, पोस्ट लाइक ऑफिस में एनएससी? हाँ कुछ भी डिपॉजिट्स वगैरह। चलिए पोस्ट ऑफिस हटाइए ना, हाँ भी हटा के बात करते हैं। बैंक्स में बोलता है कि बैंक्स में फिक्स कर दे पैसा, एकदम हार्ड अर्न मनी है ये, ऐसा नहीं है कि ये पैसा ये बैंक वाला में डालेंगे तो फंस जाएंगे, आप आईटी का छापा पड़ना ना, जिंदगी भर का कमाई है। तो उसको आप बैंक में एफडी करना भी चाह रहा है, या फिर सोच रहा है म्यूचुअल फंड में लगा दे, या कभी बोलता है कि हम डायरेक्ट शेयर ही खरीद ले। तो आप क्या सजेशन देंगे? एक हाथ उठा है। आपके घरों में भी ये सिचुएशन आएंगे, और आप लोग के साथ खुद भी ये सिचुएशन आएंगे। तो भारती बोलिए। सर बैंक में। अच्छा हम पूजा से पूछते हैं, पूजा। सर म्यूचुअल फंड्स में। आतुफा। सर म्यूचुअल फंड्स में नहीं देंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट या लॉस में भी शेयरिंग होता है, तो इसलिए वो थोड़ा ये हो सकता है, तो बैंक्स में। शाश्वत। आवाज नहीं, आप बोलिए, शाश्वत बोलिए। शाश्वत आवाज नहीं आया आपका, पता चल रहा कुछ बोल रहे हैं बट आवाज नहीं आ रहा है। अनिमेश। सब बैंक। हाँ ठीक है, ये जो लोग भी बैंक बोले, हम लेट से आंसर किए बैंक। देखिए बूढ़ा आदमी को कभी भी भूल के भी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में मत भेजिएगा। जितना यंग होगा उतना आप उसे रिस्क करवा लीजिए, क्योंकि यंग एज में अगर पैसा डूब भी गया, एक एंगल है, डूब भी गया, तो आदमी के पास एम्पल टाइम है कि कमा लेगा, अपना लाइफ को संभाल लेगा। लेकिन अगर बूढ़ा आदमी है तो उसके पास वो स्कोप नहीं है कि हम संभाल लेंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट, जो लोग एजेड हैं उनके लिए, और जो यंग हैं उनको आप मिक्स में सलाह देंगे कि आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, कुछ पैसा शेयर में भी लगा सकते हैं, और कुछ पैसा फिक्स भी रखिएगा, ताकि एक मिक्स पोर्टफोलियो बने। लेकिन एजेड आदमी के लिए कभी नहीं, भूल के भी नहीं। और ऐसे आपको केसेस कभी कभी दिखेंगे कि एजेड आदमी को लोग पैसा लगवाए हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब क्योंकि सेलिंग एक ऐसा चीज है ना कि बेचने वाला तो कुछ भी बेच देगा, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हुए हम देखे हैं लोगों को, और देखे मतलब लगाते ही नहीं देखे हैं, पूरा रिटायरमेंट का पूरा कमाई जाते हुए भी देखे हैं। तो ये बहुत खराब है। और शेयर मार्केट में फटका मतलब कि डेली खरीदना डेली बेचना, उसमें भी लोग मतलब बूढ़े लोग घुसते हैं। तो ये दिस इज वेरी बैड। एक
और एक तो हम देखे थे कहानी जादूगढ़ा में, तो म्यूचुअल फंड भी नहीं और वो भी नहीं, मतलब शेयर मार्केट भी नहीं, वो सीधा सीधा वो था राजकॉम था। ये तो देव है यहाँ पे, देव तो है ही यहाँ। तो ये था राजकॉम। तो राजकॉम जो था, राजकॉम को लोग रिटायरमेंट के बाद पैसा दे दिए 5% मंथली, 5% मंथली पर, और फिर बहुत बहुत बुरा हाल रहा लोगों का। तो सेफ्टी फर्स्ट, जहाँ एजेड लोग हैं वहां पर। तो खैर, म्यूचुअल फंड जो है, इसके पहले सेबी क्या करती थी कि सेबी का अपना क्राइटेरिया था कि रिस्क क्या है। तो रिस्क क्या है, तो जैसे लार्ज कैप बोलते हैं, लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब लार्ज कैपिटल, जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, सेल, गेल, ये सब के जो शेयर होते हैं ना, इनको बोलते हैं लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में अगर म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, बहुत तरह के होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो कहाँ लगाते हैं पैसा? बड़ी बड़ी कंपनी में लगाते हैं। कुछ जो म्यूचुअल फंड होते हैं, दे आर मिड कैप, तो वो बीच बीच की कंपनी में लगाते हैं, एंड सम आर स्मॉल कैप। तो तो सेबी जो है, वो सेबी वो लार्ज कैप के लिए एक रिस्क मीटर रखी थी कि रिस्क कितना है। तो सोचिए लो रिस्क, उसी तरह से मीडियम तो हाई रिस्क, और इस तरह से कुछ भी वेरी हाई रिस्क। तो ये सब रखी थी। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर उस पर्टिकुलर टाइप का होता था, वो अपना लेवल लगा देता था कि ये मेरा रिस्क लेवल है। लेकिन अब सेबी बोल रही है ना, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि लार्ज कैप में भी सारे के सारे म्यूचुअल फंड तो एक ही तरह की कंपनियों का नहीं खरीद करके रखे हैं। कोई रिलायंस का ज्यादा खरीद के रखा है, कोई टाटा स्टील के ज्यादा खरीद के रखा है। तो लार्ज कैप में भी कोई कोई तो लार्ज कैप भी 100 कंपनियां हैं, तो उसमें से 20 कंपनी भी लगाएगा। तो वो बोल रहे नहीं, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप एक मीटर तैयार करेंगे, जिसमें कि आप लिखेंगे हर महीना उस म्यूचुअल फंड के बारे में लिखेंगे कि ये लो रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। उसका ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन के कुछ बेसिस है। तो उस बेसिस पर कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन पर वो हर महीना जो इन्वेस्टर है उसको पता चलते रहेगा कि मेरा जो फंड जिसमें हम डाले पैसा, वो कितना रिस्क में है। और अगर वो चेंज होता है, अगर उसका रिस्कोमीटर में सोचिए कि लो रिस्क से वो हाई रिस्क में गया, तो फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को वो बताएगी कि आपके वाला म्यूचुअल फंड जो हाई रिस्क में चला गया है। तो ये सब बातें जो है, चेंज कुछ आया हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इसमें है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में ये जो कंप्यूटिंग आ रहा है, ये कंप्यूटिंग जो है, ये फ्यूचरिस्टिक है। ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, सारे के सारे काम। वीडियो एडिटिंग जो आजकल आधा घंटा में लगता है टाइम, हो सकता है 30 to 40 सेकेंड्स में ही हो जाए। तो ये काफ़ी फास्ट काम करेगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि पासवर्ड जो होगा, जो क्रैक करना मुश्किल होता है, और पासवर्ड क्रैक करना आसान हो जाए। अगर आसान हो जाएगा तो इसी क्वांटम कंप्यूटिंग के यूज करके ऐसे पासवर्ड बनाए जाएंगे जो पासवर्ड बनाना को क्रैक करना आसान ना हो। खैर, इंडियन गवर्नमेंट क्या की है, वो ये 8,000 करोड़ का बजट रखी है टू डेवलप क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, इसमें सरकार इन्वेस्ट कर रही है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बाद में बात करेंगे इसमें, कभी कंप्यूटर साइंस का और कोई आर्टिकल आएगा तो। चलिए, ट्विंस की बात करते हैं। ट्विंस, तो ट्विंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? आतुफा बोलिए। आइडेंटिकल ट्विंस एक होते हैं। मतलब एक ही तरह का होता है? हाँ, मतलब नहीं, एक तरह के देखने में होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और भी किसी दूसरे टाइप के भी होते हैं? जो एक जैसे नहीं होते होंगे। अच्छा, ठीक। भारती सर 2 तरह के होते हैं, बोलिए। समान और असमान सर। नहीं, ये लैंग्वेज नहीं है। सर नाम ठीक से नहीं याद है। अच्छा अच्छा, अनिमेश बोलिए। आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। नहीं, ये नहीं, गेस वर्क है, गेस वर्क है। एक साइकोलॉजी वाला लोग क्या कर रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। सर 2 तरह के होते हैं, वो कंफर्म है सर। हाँ, वो तो कंफर्म है, वो तो ठीक बात है। साइकोलॉजी और बायोलॉजी, ये दोनों लोगों के लिए बड़ा कॉमन है। लगता है यहाँ पर आरती प्रेजेंट नहीं है और ममता प्रेजेंट नहीं है, हमको लगता है। और तो कोई शाश्वत शायद नहीं पढ़ा है। ओके, हम बोल रहे हैं।
आइडेंटिकल एंड, शाश्वत का आवाज ही नहीं आ रहा, आप चैट में लिख दीजिए शाश्वत। आइडेंटिकल एंड, यस करेक्ट, शाश्वत का सही है, फ्रेटर्नल। दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल, नॉट कोई और बाकी मत याद रखिएगा, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल। इसको हम लोग हिंदी अगर बोले तो समरूप यमज और भ्रातृज यमज, समरूप और भ्रातृज, तो ये समरूप यमज है, समरूप, और ये जो है भ्रातृज, समरूप यमज और भ्रातृज यमज। तो आइडेंटिकल कोई लिए और भी एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और इसके लिए यूज करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। तो आप लोग में से कौन कौन बता सकता है कि मोनोजाइगोटिक कैसे बनते हैं और डाइजाइगोटिक कैसे बनते हैं? ये दो टाइप के बनते ही कैसे हैं? मीरा बोलिए। सर मोनोजाइगोटिक एक ही एग से डिवाइड होके बनता है। और डाइजाइगोटिक? पता नहीं, उसका नहीं मालूम। अनिमेश बोलिए। दो एग्स ओव्यूल से रिलीज होते हैं, उनसे दो ट्विंस होते हैं, मतलब एक पेयर होता है ट्विंस का, दोनों नॉन आइडेंटिकल होते हैं जो डाइजाइगोटिक रहेंगे। अच्छा, क्या भारती क्या बोल रही है? यही सर बोल रहे थे, दो एक से रहता है वो। अच्छा, थोड़ा हम क्लियर वे में बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोग इस ऑर्गन को पहचान रहे होंगे, कोई बता सकता है? भारती बोलिए। सर ऑवरी। सना? ऑवरी है सर। यस है। कौन सा ऑर्गन बोल रहे? ये तो एरो बनाया है ना, दैट इज ओवरी, यूटेरस ही है। फिगर बोल रही है? हाँ हाँ, दिस इज यूटेरस। ओवरी है सर वो वाला, और हाँ, वो पूरा यूट्रस। ये ओवरी है ना, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात ये है कि सही है, वो भारती का भी सही था। तो ये जो है, ये यहाँ से एग रिलीज होगा, समझ लीजिएगा, एग रिलीज होगा। अगर एक स्पर्म यहीं से रिलीज हुआ है एग, और ये स्पर्म जो है वो पहुंच गया यहाँ, और ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये यहाँ पे एम्ब्रियो मूव किया, और मूव करने के बाद यहाँ पे अपना जगह बना लिया। लेकिन एम्ब्रियो जो होगा वो डिवाइड कर गया, एम्ब्रियो डिवाइड कर गया। फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट ऐसे बोले, जाइगोट, जाइगोट जो हुआ डिवाइड कर गया। तो जाइगोट डिवाइड कर गया, दैट इज मोनोजाइगोटिक, क्योंकि एक जाइगोट डिवाइड किया और दो बच्चे बनेंगे। दूसरी तरफ में ऐसा हो ही सकता है कभी किसी किसी केस में, किसी केमिकल के इफेक्ट में कई बार होता है, लेडी का हर महीना वैसे एक ही ओवम निकलता है, एक ही ओवम रिलीज होता है। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस से, कुछ मेडिसिन से एक से ज्यादा ओवम निकल गए, इधर भी निकल जाए या यहाँ भी दो तीन निकल जाए, तो क्या होगा, स्पर्म जो होंगे उन सबको अगर फर्टिलाइज कर दे, तो मान लीजिए दो को फर्टिलाइज किया अलग अलग, तो अलग अलग दो एग फर्टिलाइज हुए अलग अलग दो स्पर्म से, तो वैसे दोनों अगर यहाँ आ गए तो दे विल बी फर्टर्नल। सना कुछ बोल रही है? अच्छा, तो ये जो है बात समझ गए। बोले रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे बोल रहे हैं फर्टिलाइज्ड एग अगर डिवाइड हो करके एक से ज्यादा डिवीजन हो जाता है, तो जो बच्चे बनेंगे बिल्कुल एक जैसे होंगे, दैट विल बी आइडेंटिकल ट्विन। लेकिन अलग अलग एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे, नेचुरली अलग अलग एग अलग अलग स्पर्म भी होगा, तो वैसे में अगर बच्चे होंगे तो वो जो होंगे दे विल बी फ्रेटर्नल ट्विन। अभी तक ये माना जाता था कि आइडेंटिकल ट्विन आर 100% आइडेंटिकल,
मतलब उनके डीएनए में एकदम ही कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब जाइगोट अपना कॉपी बनाएगा तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा और ये अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप होंगे। तो एक कॉपी मशीन है, तो कॉपी मशीन है तो जो होगा ये बिल्कुल एक होगा, लेकिन आपको पता है कि कॉपी बनाने में कभी कभी एरर भी हो जाते हैं। तो एक नया स्टडी आया हुआ है कि जो ट्विन्स होते हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स, दे आर नॉट 100% आइडेंटिकल, नॉट 100% आइडेंटिकल। तो उनमें भी करीब करीब देखा गया एवरेज 5 जीन्स का डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में करीब करीब कितने जीन होते हैं अराउंड? अगर 10,000 तक का भी डिफरेंस होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। भारती बोलिए। सर 3 करोड़। अच्छा, कोई और भी कुछ बोल रहा है? देखिए हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में अराउंड 30,000 जीन्स होते हैं। 30,000 जीन्स। आप जो 3 करोड़ बोल रहे थे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट जीन। मतलब एक एक ACG, T ये सब गिनते जाएंगे ना तो 3 करोड़ निकलेगा। लेकिन ये जो 30,000 जो है ये हमारे सेल्स में जीन होते हैं, जीन। तो ये जीन में से 5 जीन, देखिए कितना छोटा फिगर है। एवरेज 5 जीन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन में भी डिफर करते हैं, आइडेंटिकल ट्विन में भी डिफर करते हैं। एक नया स्टडी बता रहा है। थोड़ा साइकोलॉजी वाले हमको बताएंगे कि, या कोई भी बता सकता है कि इस स्टडी का साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ने वाला है। ये एक नया स्टडी आ रहा है, साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ने वाला है, कोई भी बता सकता है साइकोलॉजी का स्टडी पर। कोई नहीं बता रहा है। देखिए आइडेंटिकल ट्विन और फ्रेटर्नल ट्विन का हम लोग इस्तेमाल, चलिए एक क्वेश्चन फिर भी पूछ रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजी में कब करते हैं? आइडेंटिकल ट्विन और फ्रेटर्नल ट्विन का इस्तेमाल हम लोग साइकोलॉजी में कब करते हैं? इनके ऊपर में स्टडी हम लोग करते हैं, कब करते हैं? ओके, इनके ऊपर में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। जब कभी हम लोग को पता करना होता है कि नेचर और नर्चर में क्या इंपॉर्टेंट है तो इन्हीं को पकड़ते हैं हम लोग। तो पकड़ते हैं तो ये यहाँ पे जो है दीज आर आइडेंटिकल ट्विन्स, और दूसरा जो ग्रुप है दीज आर फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो ये फ्रेटर्नल ट्विन है। तो ये दोनों जीन हम लोग मानते थे अभी तक कि 100% जीन शेयर करते हैं, और इनमें मानते थे कि 100% जीन शेयर नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि इसको रेट कीजिए आप इस आदमी को कि इसका 0 से 100 तक कि कितना गुस्सैल है, तो लोग बोलते हैं कि इसको 70% में रखेंगे, 70 मार्क्स देंगे गुस्सा में। तो आप पूछेंगे इसको कितना मार्क्स देंगे, लोग बोलेंगे इसको देंगे 68। लगभग जितने सारे ऐसे ट्विन्स है ऐसे ही मार्क्स मिलता है, और इन दोनों में मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है कुछ। सोचिए कि इसका मिलता है 40 तो इसको मिलता है 90। तो हम देख रहे हैं कि जीन सेम है तो सिमिलर स्कोर आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे अच्छा गुस्सा जो होता है इट गेट्स डिटरमाइंड बाय जीन, क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही परिवार में पला बड़ा, ए भी और ए भी। तो फिर डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि दूसरा में जीन ज्यादा है। लेकिन अगर इसका भी वही होता कि 40 और 90 टाइप के कुछ स्कोर आते, अगर आते, तो हम बोलते कि इन्वायरमेंट ही इंपॉर्टेंट है, जीन से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो नेचर नर्चर डिबेट में इनका काफी काम था। लेकिन अब जब हम लोग ये बात कंफर्म हो गया है कि जीन 100% शेयर नहीं करते हैं, तब एक हम लोग को डाउट हो जाएगा अब कि नहीं ये भी तो 100% जीन शेयर नहीं करते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जीन का इफेक्ट था। तो ये नया स्टडी है, ये बोलता है कि जब जाइगोट बनता है तो टूटने समय में कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं कुछ, और कुछ उसके बाद भी म्यूटेशन होते हैं। तो उससे क्या होगा कि इनके जीन जो होंगे वो डिफर करेंगे। तो ये एक है कि मतलब एक नया स्टडी है, साइकोलॉजिकली तो काफी इंपॉर्टेंट ही रहा है।
आगे बढ़ते हैं। एक उल्का मेटेरॉइट जयपुर में गिरा था, उसके बारे में एक आर्टिकल निकला हुआ है। कैसा था मेटेरॉइट? कार्बोनेसस कॉन्ड्राइट था और इसका क्या यूज है? तो इससे मिल्की वे जो गैलेक्सी सॉरी हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आप लोग को बेन्नू याद होगा, आप लोग को रियुगु याद होगा। बेन्नू से लाया जाएगा पार्टिकल्स वहां से सैंपल, और रियुगु से ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग को याद है कि ये रियुगु से जो सैंपल आया ये कहां पर गिरा था जो सैंपल लेके आया? याद है क्या किसी को? ये सैंपल हाल में ही आया था। मीरा बोलिए। सर ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ठीक है, सही बात है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम क्या कवर करें, हमको जरूरत नहीं महसूस हो रहा कि WHO जो है उसका टीम गया चाइना। आप लोग पिछला बार ही पढ़ लिए होंगे ये चीज कि वो चाइना गया, तो चाइना में उसको रोक दिए कि नहीं अभी मत आइए, अभी मत आइए। तो WHO बड़ा अफसोस जाहिर किया, तो फिर चाइना अभी एंट्री करने दिया है, लेकिन उसको वहां पर एक प्रोपेगेंडा चालू है कि सरकार की तरफ से कि ये चाइना से नहीं फैला है, किसी और इटली में तो पहले ही से वायरस चल रहा था। तो वो पिछला बार हम कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हम लोग। एवियन इन्फ्लुएंजा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत है, तो कुछ वेराइटीज है इसके, सब टाइप्स H1, H5N1, H7N9, H9N2। जनरल बात बता दे रहे हैं कि बर्ड टू ह्यूमन इन्फेक्शन होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। अगर हो गए तो फिर ये बड़ा खतरनाक है। 60% मोर्टेलिटी है, इट इज टू हाई। 60% मोर्टेलिटी रेट है। अगर हो गया तो कम होता है, बट हो सकता है। तो फिर किसी आदमी को हो जाए तो आदमी से आदमी को होता है क्या? नेग्लिजिबल, बहुत बहुत कम चांस है कि हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होता है। तो डिफिकल्ट तो है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि, तो ये बर्ड से अगर ह्यूमन बीइंग कांटेक्ट में नहीं आए तो ये ह्यूमन बीइंग को नहीं होगा, और वैसे भी कांटेक्ट में आए भी तो चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर हो गया तो फिर वो 60% चांसेस है डेथ का। तो क्या रीजन है वो पता है आपको? याद है क्वेश्चन में हम दिए थे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जनरली इसके कैरियर होते हैं जो देश में लेकर के आते हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड जो है, अगर हमारा डोमेस्टिक फॉल से हम बतख पाले हुए हैं, मुर्गा पाले हुए, देसी मुर्गा, वो वाला अभी मत सोचिए, तो हम पाले हुए हैं, तो ये लोग उसी एरिया में जाएंगे, उसी तालाब में जाएंगे। हमारी बतख जो है, डक, ये जाएंगे उसी तालाब में जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं। वो ले करके घर आएगी, घर आके फिर उसका मुर्गा को इन्फेक्ट करेगी, फिर मुर्गा से पोल्ट्री मुर्गा। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो इनको अगर दूर रखा जाए, माइग्रेटरी बर्ड और हमारे अपने डोमेस्टिक बर्ड को, तो एक तरह से हम बच सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या रास्ता है? अगर फैल गया तो कलिंग का भी एक अपना तरीका होता है, जिसमें मार देते हैं और मार करके या तो गड़ा देते हैं या फिर जला देते हैं। तो चलिए, ये सब आप बाकी पढ़ के समझ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इतना दूर में? हम लोग का अभी क्लास खत्म भी हुआ। कल आप लोग का छुट्टी रहेगा, और परसों हो सकता है सुबह में भी क्लास हो सकता है दोनों टाइम क्लास हो। हम अभी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, आप लोगों को कल शाम को बता देंगे। लेकिन कल छुट्टी है, पढ़ते रहिएगा, गैप नहीं मिलेगा टेस्ट के लिए। तो किसी को डाउट नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।